बात से हमारी का दिक्कत है और ओके गुड। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ERM, विट्रोमैकुलर ट्रैक्शन एंड विट्रोमैकुलराइजेशन। गुड इवनिंग सर। सर भी आ गए हैं हमारे साथ में। गुड इवनिंग अनुराग एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के बैच में कितने लोग हैं? आज की बैच में सर 15 लोग हैं टोटल। अच्छा, बस 15 ही? चलो कोई बात नहीं। कहाँ से हैं? एक तो हरीश हैं। हरीश कहाँ से हैं? सर महेश पांडे पॉइंट सूरत। हेलो गुड इवनिंग सर, हरीश फ्रॉम सिरसा। कहाँ से हो? सिरसा, वेरी गुड। जयप्रकाश आप कहाँ से हो? यमुनानगर, वेरी गुड। महेश हो गया। सुरेश भिवानी से हैं। सुरेश ने तो शायद लास्ट टाइम भी ज्वाइन किया था। जी सर। But that's okay. I think if somebody wants the second time, that's also okay. प्रखर आप कहाँ से हो? भिवानी है सर। Very good. ज्योति आप कहाँ से हो? गुड इवनिंग सर, राजाजीपुरम। गुड इवनिंग। आपके यहाँ OCT है ना फुल टाइम? जी सर, फुल टाइम OCT है। कभी कभी चलाते हो उसको? सर डेली चलाते हैं, मतलब जब पेशेंट होते हैं तो फ्री ऑफ तो होते ही डेली 1-2 पेशेंट्स। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अनुज आप कहाँ से हो? सर मुजफ्फरनगर से। ओह ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आपके यहाँ OCT कभी कभी आती है जब वो आते हैं डॉक्टर श्रेयांश, है ना? जी जी सर, आ जाएगी सर। आ जाएगी। आमिर आप वैशाली में हो? यस सर। गुड। सब ठीक चल रहा है वहाँ? मशीन ठीक है आपका? हाँ सर, अभी तो ठीक है। वेरी गुड। तंजिल आप कहाँ से हो? Are you from Nigeria? And there is somebody who has joined with Vivani ID and Shilpi Manisha. आप लोग गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर। सर गुड इवनिंग सर, पीपी जी। गुड इवनिंग। या शिल्पी एंड मनीषा को तो मुझे याद है, काफी दिन हो गए मिले हुए आप लोग। यस सर। नवनीत आप कहाँ से हो? या भरूच से। भरूच, गुड गुड। आपके यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है भाई। OCT आपके यहाँ आती है ना वहां से, उतना से? जी सर, 1 से लेकर। उसका प्रिंट आउट्स वगैरह सब ठीक निकल रहे हैं? प्रॉब्लम तो नहीं आता ना? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एक्सीलेंट। प्रशांत त्रिपाठी आप कहाँ से हैं? सर एंड बबीता कुछ या गुड इवनिंग सर, कानपुर स्वरूप नगर सर। वेरी गुड इवनिंग। तो प्रशांत आप बता रहे थे आप कहाँ से हैं? चलो तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। आई थिंक आई होप आप सबने पहले 3 मॉड्यूल्स अच्छे से अटेंड किए होंगे और उसका पूरा फायदा उठाया होगा। ये OCT का जो हम लोगों ने ये मॉड्यूल शुरू किए, इसके पीछे बेसिक जो हमारा पर्पस था। अनुराग मेरे आवाज बीच में कभी भी डिप करे तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे पता नहीं लगेगा। ओके सर। सो डोंट हेजिटेट, अगर जरा सा भी किसी क्लैरिटी नहीं है तो बता देना। तो OCT जो ये मशीन है, ये 2001 में यूज करना शुरू किया था हम सब ने, एंड अब 20 साल हो गए। और ये धीरे धीरे मतलब करके हमारे ऑफ्थेल्मोलॉजी में शायद सबसे यूजफुल मशीन बनने वाली है। अगर हम ऑटो रेफ और NCT को देखते हैं तो उनकी जर्नी और पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो कोई मशीन जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल सब ज्यादा से ज्यादा आई हॉस्पिटल्स में हुआ है तो वो OCT ही है। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें मैक्युला की हेल्थ के बारे में बहुत अच्छे से बता देती है, और मैक्युला पे ही हमारी विजन डिपेंड करती है। और एक
अच्छा ओसीटी आने का मतलब होता है कि पेशेंट का मीडिया क्लियर है और मैक्युला अगर हेल्दी आ जाती है तो एटलीस्ट मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स उसकी रूल आउट हो जाती है। एंड इससे हमें सीधा सीधा डायग्नोसिस ही नहीं बनता बल्कि इलाज में भी हेल्प मिलता है कि कौन सा ट्रीटमेंट करना है, इंजेक्शन लगाना है, सर्जरी करनी है। तो मतलब एक मशीन जो हमें डायग्नोसिस भी बताती है, ट्रीटमेंट भी बताती है और आंख ओके है कि नहीं है वो बताती है, तो ये ऑल इन वन मशीन बन गई है। And that's why you people are now supposed to know not only how to click pictures but also how to read pictures because day in and day out आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, so it should not be like a passive working। अब जैसे ऑटो रेफ शुरू में आया था तो उसमें माइनस का नंबर आ रहा है, तो अब आप लोगों को पता लग जाता है कि ये पेशेंट मायोपिक है या स्टिग्मेटिज्म है या हाइपरमेट्रोपिक है। सो सेम थिंग should apply to OCT। जब आप OCT कर रहे हैं, पिक्चर निकाल रहे हैं, तो you should be able to diagnose कि इसको प्रॉब्लम क्या है। एंड नेक्स्ट आगे चल के जो फेज आएगा उसमें बहुत और नए तरह के OCTs आएंगे। तो उस टाइम ये जो आप पढ़ रहे हो जो 4 OCT के मॉड्यूल्स, ये एक बैकग्राउंड बनाते हैं आगे वाले मशीनों को समझने के लिए। जिसको ये बेसिक अच्छे से समझ आ जाएगा उसको आगे वाली मशीनों में दिक्कत नहीं आएगी। एंड जब आपको पता है कि क्या देखना है और किस बीमारी में कैसे क्या चीजें डेवलप होती हैं, उनका क्या रीजन होता है, तभी फिर आप इसको आगे भी क्लिकिंग में भी आपको हेल्प करता है। तो ये सारा बैकग्राउंड है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे समथिंग व्हिच अनुराग हैज ऑलरेडी टोल्ड यू इज विट्रियोमैकुलर इंटरफेस। तो ये वो एरिया होता है जहाँ पे विट्रियस आके हमारी रेटिना को टच करता है। सो नॉर्मली अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि क्या आपको विट्रियोमैकुलर इंटरफेस, तो अगर एक हेल्दी आई को हम देखते हैं, क्या मेरी स्लाइड विजिबल है सबको? यस सर, विजिबल। जी सर दिख रही है। तो जहाँ जिन केसेस में रेटिना बिल्कुल नॉर्मल है और विट्रियस भी बिल्कुल नॉर्मल है, वहां हमें विट्रियोमैकुलर इंटरफेस बिल्कुल नहीं दिखता है क्योंकि विट्रियस बहुत अच्छे से रेटिना पे चिपका हुआ होता है। बट अगर ये विट्रियस डिटैच होने लगता है और कोई भी बीमारी विट्रियोमैकुलर इंटरफेस पे आ रही है, डेवलप हो रही है, तो फिर हमें ये दिखने लगता है। ऑलराइट, सो अब कॉमन डिसीजेस जो हम डायग्नोज करते हैं विट्रियोमैकुलर है विट्रियोमैकुलर डायरेक्शन, जिसको हम VMT बोलते हैं। और VMT फोकल भी हो सकता है, ब्रॉड भी हो सकता है। वो कैसे डिफरेंशिएट करना है वो मैं आगे बताऊंगा। दूसरा एपीरेटिनल मेम्ब्रेन, ये एक डायग्नोसिस है जो आपने बहुत बार लिखा होगा कि पेशेंट को ERM है, ERM। तो ये ERM क्या होती है, इसे कैसे देखना है और इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो हम आज बात करेंगे। देन कुछ केसेस में ERM के साथ होल होता है जो कि मैकुलर होल की तरह दिखता है लेकिन होता नहीं है, हम वो देखेंगे। कुछ पेशेंट्स को एक्चुअल में फुल थिकनेस मैकुलर होल होता है, ये भी एक बड़ी कॉमन बीमारी है। अराउंड 1 in 10,000 लोगों को ये मैकुलर होल हो जाता है 50-60 की एज क्रॉस करने पे। एंड इन सारी चीजों को डायग्नोज करने का फायदा ये है, जितनी भी मैंने यहाँ डाली हुई है, कि इन सब में सर्जरी करके पेशेंट की अच्छी विजन वापस लाई जा सकती है। तो अगर हम इन्हें ठीक से डायग्नोज कर लेते हैं और समय पे डिटेक्ट कर लेते हैं और पेशेंट को काउंसिल कर देते हैं, तो उनकी विजन बेटर हो सकती है। और फिर हम लैमेलर मैकुलर होल के बारे में भी बात करेंगे। ये एक वो कंडीशन है जिसमें हम सर्जरी नॉर्मली अवॉइड करते हैं। अच्छी बात यह है कि लैमेलर मैकुलर होल ज्यादा प्रोग्रेस भी नहीं करता है, तो वो स्टेटिक रहता है। तो इसमें पेशेंट्स को जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो स्टेबल रहती है, आमतौर पे आगे बढ़ती नहीं। एंड कुछ केसेस में जब ट्रैक्शन या पुलिंग बहुत बढ़ जाती है तो रेटिना एक्चुअली डिटैच भी हो सकती है। उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी हम देखेंगे। सो आइडिया आज की क्लास का ये नहीं है कि ये बीमारी के बारे में कुछ जान लेंगे। आइडिया ये है कि OCT में हमें क्या दिखता है इनमें और कैसे डिफरेंशिएट करना है कि कौन सी प्रॉब्लम क्या है। ये जस्ट मैं पिक्चर्स जो शुरू में दिखाता हूँ वो ये है कि जिन दिनों OCT नहीं आया था उन दिनों हम एपीरेटिनल मेम्ब्रेन को कैसे डायग्नोज करते थे। अब ये आप पिक्चर्स में देखेंगे, दोनों पिक्चर्स में मैकुला पे एक मेम्ब्रेन बना हुआ है। एंड अगर हम बहुत केयरफुली देखते हैं तो इसकी ये एज भी यहाँ नजर आ रही है। तो अगर तो बहुत मोटी मेम्ब्रेन है तो वो तो बिना किसी OCT के मशीन के हमें डायरेक्टली भी दिख जाती है। एंड उसकी पूरी एज भी हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो कि हमें सर्जरी में भी हेल्प करती है क्योंकि हम इसको एज से पकड़ के ही उठाते हैं।
बट इन सारी पिक्चर्स में और भी क्लूज होते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि इस पेशेंट को ERM हो सकती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये मेरा कर्सर दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ब्लड वेसल नॉर्मली आर्क की शेप में होती है, ये यहाँ लूप बना रही और खिंच गई है सेंटर की तरफ। तो इससे हमें इनडायरेक्टली पता लगता है कि इस पेशेंट को प्रोबेबली मेम्ब्रेन है, जो इसकी ब्लड वेसल्स ऐसे जाने चाहिए थी वो सीधे ना जाके अंदर को गई हुई है। इसको बोलते हैं किंकिंग। तो ये किंकिंग हो रही है तो ये भी हमें बताती थी। और फिर इन केसेस को जब हम राइट आई पेशेंट की अगर ERM सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप आपको ब्लड वेसल्स में हाँ मैं कुछ पूछ रहे थे। हाँ, ये किंकिंग थोड़ा सा सर बोलो ना कि एक बार फिर से एक्सप्लेन कर किंकिंग मींस क्या और कैसा दिखता है। फिर एक्चुअली में जो वर्डिंग होती है ना वही वर्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और अगर वही समझ ना तो समझ में नहीं आएगा। आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बाकी लोगों को भी हो रही है या इन्हीं को भी है? अनुराग, मेरी आवाज क्लियर है? सर यहाँ तो क्लियर आ रही है। मैच प्लीज अपना एक बार नेटवर्क चेक कर लेना। हाँ, अगर दो लोगों को क्लियर आ रही है तो इसका मतलब वो जिसको नहीं आ रही है उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। तो किंकिंग अगर आप ध्यान से देखते हो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ब्लड वेसल को इस तरह से जाना था। हेलो, आवाज आ रही है सर, आ रही है सर आवाज। हाँ, सो अगर आप देखोगे नॉर्मली अगर ये ब्लड वेसल में किंकिंग नहीं होती तो ये इस तरह से चलता, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन आ गई है यहाँ पे, तो उसने इसको पुल कर लिया है, तो ये ब्लड वेसल इस तरह से आके और इसमें एक लूप बन गया है, तो इसको किंकिंग बोलते हैं, राइट। ये बहुत ज्यादा हो तो इस तरह से शार्प नजर आती है, अदरवाइज आपको ये यहाँ पे मल्टीपल ऐसे कोरुगेशन बन जाती है। जब आप इस पेशेंट की दूसरी आई, जैसे जो लेफ्ट साइड वाला पेशेंट है, उसकी अगर फेलो आई से कंपेयर करते हो तो आपको ये फर्क और अच्छे से दिखेगा। ये सारा किंकिंग हो रहा है, ब्लड वेसल्स टॉर्चुअस हो रही हैं क्योंकि मेम्ब्रेन ने उसको सेंटर की तरफ पुल कर दिया है। आई होप नाउ दिस इज आई थिंक अंडरस्टूड बाय एवरीवन। कैन यू सी दिस? या सो ये ब्लड वेसल जो कि सीधी सीधी चलती हैं, डायकोटोमस ब्रांचिंग होती है रेटिनल ब्लड वेसल की, वो पुल हो जाती हैं तो उसमें ऐसे कर्व आ जाते हैं, वेव आ जाता है, वो वेव की तरह दिखती हैं, इसी को किंकिंग बोलते हैं। अगर बहुत ज्यादा पुल हो जाए तो किंक बन जाता है। तो अब जब हम इन पेशेंट्स की सर्जरी करते थे तो मेम्ब्रेन निकाल देते थे एंड ये किंकिंग बेटर हो जाती थी, हमें फोबिया नजर आना शुरू हो जाता था। एक और साइन होता था ERM का कि वहां हमें फोबिया नहीं दिखता था। तो जब आप मेम्ब्रेन निकाल देते हो तो पेशेंट का फोबियल रिफ्लेक्स वापस आ जाता है, फोबिया अच्छे से दिखने लगता है यहाँ पे। तो ये पेशेंट्स हैं जिनकी विजन अच्छी रिकवर हो जाती है। एंड सेम वे सेकंड पेशेंट जिसमें डायबिटिक ERM थी, वो किंकिंग भी कम हो जाती है। अब आप ये किंकिंग देखोगे सर्जरी से पहले और ये सर्जरी के बाद, तो धीरे धीरे वेसल सीधा हो रहा है। तो ये सारी चीजें थी जिनको देख के हम जज करते थे कि पेशेंट की मेम्ब्रेन ठीक से निकल गई है कि नहीं और वो बेटर हो रहा है कि नहीं। लेकिन जब से OCT आया है तो ये विट्रियोमैकुलर इंटरफेस की जो समझने का तरीका ही पूरा बदल गया है। एंड इसमें जो सबसे पहले डेफिनेशन आई थी वो ये दो चीजें थी जिसको हम VMA एंड VMT बोलते हैं। सो VMA इज विट्रियोमैकुलर एडेशन एंड VMT इज विट्रियोमैकुलर ट्रैक्शन। सो एडेशन का मतलब बिल्कुल सिंपल है, इंग्लिश है, उसका मतलब भी वही है कि वो चिपका हुआ है और लेकिन उसने रेटिना को खींचा नहीं है। अगर खींचा नहीं है तो इसका मतलब रेटिना की लेयर्स डिस्टॉर्टेड नहीं हुई है। और ट्रैक्शन का मतलब है कि उसने रेटिना को खींच लिया है। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है मैं आगे चल के बताता हूँ, बट पहले एक केस आपको दिखाना चाहेंगे। ये टिपिकल 62 ईयर डायबिटिक हैं जिनको ब्लरिंग हो रही है राइट आई में, और जब हमने एग्जामिन किया तो उन्हें डायबिटिक मैकुलर एडिमा आ गया है। नाउ यू कैन सी ये सारे हार्ड एक्सुडेट्स हैं। ये नजर आ रहे हैं सबको हार्ड एक्सुडेट? यस सर, यस सर। आई थिंक आप बेटर आएंगे, वेट। ओके फाइन।
सो आई थिंक यू मस्ट बी एबल टू सी दिस, ये हार्ड एक्सुडेट्स जो यहाँ पे हैं और माइक्रोएन्यूरिज्म्स हैं, तो इनको हम नॉर्मली फोकल लेजर कर देते हैं अगर सेंटर में ज्यादा स्वेलिंग नहीं है तो। एंड उसके करने के बाद वो पेशेंट बेटर हो गया, यू कैन सी हार्ड एक्सुडेट्स पूरे चले गए, रेटिना देखने में अब अच्छी लग रही है, सिर्फ कुछ लेजर के निशान है। बट थोड़े दिन के बाद उसका विजन फिर कम होने लग गया, और अब जब वो आया तो हमने देखा मैकुलर एडिमा तो उसका बढ़ नहीं रहा है, तो क्या रीजन है कि उसकी विजन कम हो रही है। तो फर्स्ट हमें जो सस्पिशन होता है, हमें शक होता है कि शायद ब्लड सप्लाई कम हो रही है मैकुला की, तो उसके लिए हम करते हैं एफएफए, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी किया तो उसमें भी कोई खास मैकुलर इस्कीमिया आया नहीं। एंड उस टाइम फिर हमने ओसीटी किया तो रियलाइज हुआ कि इस दौरान उसको विट्रियोमैकुलर ट्रैक्शन डेवलप हो गई है। अब यहाँ मैं केस आपको सिर्फ ये समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, शायद मन में ये इंप्रेशन नहीं लाना है कि लेजर करने से विट्रियोमैकुलर ट्रैक्शन हो जाती है, क्योंकि लेजर